हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जिस टॉपिक से डील करने वाले हैं वो टॉपिक है थ्योरीज ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, जो इसमें हम 4 थ्योरीज़ को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म कौन सा पीरियड था जब जो ब्रिटिशर्स थे वो अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स में जाके वहाँ के कंट्रीज़ को डोमिनेट कर रहे थे, किसके ज़रिए, अपनी मिलिट्री पावर के ज़रिए या फिर जो ट्रेड रिलेशन के ज़रिए। तो वहाँ पे जाके वो अपनी कॉलोनी स्थापित कर रहे थे और वहाँ पे उनको पॉलिटिकली और कल्चरली डोमिनेट कर रहे थे। धीरे धीरे जो एशियन और अफ्रीकन कंट्री थी वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो गई, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना जो कल्चर, अपना जो असर छोड़ा था वो लोगों के दिलो दिमाग में रह गया था। तो वहाँ के लिटरेचर को भी उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो अफेक्ट किया था यूरोपियन कंट्रीज़ ने। तो जो उस समय जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, तो उन्होंने जो लिटरेचर, और इस समय जो है वहाँ पे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो वो नेशनल लिटरेचर का जन्म हुआ। तो ये जो नेशनल लिटरेचर है, उन्होंने, नेशनल लिटरेचर होता है अपने ही देश की अपनी क्लासिकल लैंग्वेज में जो लिटरेचर लिखा जाता है वो नेशनल लिटरेचर होता है। तो यहाँ पे जो उन्होंने नेशनल लिटरेचर था उसको जो भी लिटरेचर था उनको एक वेपन की तरह यूज़ किया और कॉलोनाइजर्स के ख़िलाफ़ वो लड़े, जिससे उन्होंने अपने फ्रीडम हासिल की। तो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उन्होंने एक जो है वो वेपन की तरह जो है वो लिटरेचर का यूज़ किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं कि कॉलोनाइजर्स कौन होते हैं, कॉलोनाइज्ड कौन होते हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको। कॉलोनाइजर्स होते हैं जो हमारे ऊपर डोमिनेंस अपनी स्थापित करते हैं, जैसे कि ब्रिटिशर्स कॉलोनाइजर्स हो गए। कॉलोनाइज्ड होते हैं कि जो वो नेटिव लोग होते हैं वहाँ जिनके ऊपर जो है वो डोमिनेंस स्थापित की जाती है। तो जैसे हम इंडियन जो थे वो हम कॉलोनाइज्ड थे। धीरे धीरे इंडिपेंडेंस तो मिल गई, लेकिन इसके बाद जो नेशनल लिटरेचर का जन्म हुआ, तो नेशनल लिटरेचर के साथ साथ जो है वो 2 ट्रेंड्स और आए। एक आया मार्क्सिज्म और दूसरा आया फेमिनिज्म। तो ये सारे जो ट्रेंड्स थे वो किस में आए, ये लिटरेचर में आए। तो यहाँ पे फिर जो मार्क्सिज्म में क्या था आपको पता है, यहाँ पे क्लास स्ट्रगल था, जहाँ पे जो ओप्रेस्ड क्लास थी वो जो है वो अपर क्लास के खिलाफ जो है वो स्ट्रगल करने की जो बात करता था, जो लिटरेचर था मार्क्सिज्म का। और जो फेमिनिज्म में क्या होता है, वुमेन का रोल जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में जो वुमेन का रोल जो है वो दिखाया गया है। और उस समय जो लिटरेचर था उसमें जो वुमेन को जो है वो स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन दी गई थी, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाया गया था लिटरेचर में। तो फ्रेंड्स, ये था पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में। तो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी हुई हैं तो आप इनको देख लेना ध्यान से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है मल्टीकल्चरलिज्म। तो मल्टीकल्चरलिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ थी, तो वहाँ पे अलग अलग जगह से जो है वो इमिग्रेंट्स आए। इमिग्रेंट्स होते हैं दूसरे दूसरे देशों से जो लोग आए और अपना अपना कल्चर, अपनी अपनी कल्चरल हिस्ट्रीज़ वो लेकर इन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में आए। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि अपने कल्चर को जो है वो मेंटेन करके रखा। तो इसमें इस तरह से अगर अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं तो अलग अलग कल्चर ला रहे हैं, तो फिर वो बहुत सारा कल्चर जो है वो बहुत सारे कल्चर्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे जन्म हुआ मल्टीकल्चरलिज्म का। तो इसमें क्या था कि जो अलग अलग देशों से लोग आए थे तो वो अपने ट्रेडिशन को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखे हुए थे। और इस तरह से एक लिटरेचर का, कंपैरेटिव लिटरेचर का एक नया अवतार आया। तो ये सब जो है वो मल्टीकल्चरलिज्म में है। फिर उसके बाद आता है लिबरलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन होता है कि जब हमारे ऊपर जो कुछ जो रोक टोक होती हैं वो हटा दी जाती हैं और हमें थोड़ी सी आज़ादी दी जाती है, तो उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, लिबरलाइजेशन जो टर्म है ज़्यादातर इकोनॉमिक्स की कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती है, जहाँ पे इसका मतलब होता है कि जो इन्वेस्टर, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स हैं उनको जो है वो उनके ऊपर से कुछ बैरियर्स, कुछ रुकावटें हटा दी जाती है, और ताकि जो बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के अपना एक्सचेंज कर सकें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग कर सकें हमारी कंट्री में, तो उसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। लेकिन अगर इसको हम इस लिबरलाइजेशन को देखें अपने कल्चर के कॉन्टेक्स्ट से या लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट से, तो यहाँ पे क्या होता है कि कल्चर और लिटरेचर का फ़्लो होता है एक जगह से, एक देश से दूसरे देश में, बिना किसी रुकावट के। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे एक जैज़ म्यूज़िक है जिसका रूट अफ्रीका है, लेकिन ये जो फेमस है ये कहाँ पे है, वेस्टर्न म्यूज़िक का एक
हिस्सा बन गया है। तो जो जैज़ म्यूज़िक है ये जापान और दूसरी कंट्रीज़ में भी इसको अप्रिशिएट किया जाता है। यूथ जो है वो वेस्टर्न म्यूज़िक को लाइक करता है और बहुत सारे जो वेस्ट के देश हैं तो वहाँ पे हमारे जो हिंदी म्यूज़िक सुनने वाले जो लिसनर्स हैं जो बहुत ही शौक़ से जो है वो सॉन्ग सुनते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर देखें तो हमारे हिंदी सॉन्ग्स को बहुत मूवीज़ को देखा जाता है, सुना जाता है, बांग्लादेश वगैरह। तो इसी तरह से जो फ़्लो होता है कल्चर का या लिटरेचर का तो उस सेंस में ये लिबरलाइजेशन है। तो अब हमने देखना है कि किस तरह से लिटरेचर में कैसे है लिबरलाइजेशन। तो जैसे म्यूज़िक को तो बहुत ज़्यादा देखा गया कि म्यूज़िक में काफ़ी लिबरलाइजेशन है, उसको अच्छे से एग्ज़ामिन किया गया, उतना जो है वो लिटरेचर को नहीं किया गया। अगर हम निर्मल वर्मा के वर्क को देखें, उनके नॉवेल्स को, उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ को, तो हम देखते हैं कि उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं तो उसमें या फिर नॉवेल्स हैं उसमें यूरोपियन फ्लेवर है। तो इससे उनका जो पर्सनल ओपिनियन हमें उसमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें हारुकी मुराकामी जो एक जापानी राइटर हैं तो उनकी जो नॉवेल्स हैं उसमें भी वेस्टर्न ट्रेंड, टेस्ट और टेक्निक है। तो ये तो हुई लिबरलाइजेशन के बारे में कि इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में या फिर कल्चर और लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में लिबरलाइजेशन का क्या मतलब। अब इसमें जो काउंटर आर्गूमेंट भी हैं, लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट भी कुछ आर्गूमेंट हैं। तो जो लिबरलाइजेशन के क्रिटिक्स हैं, लिबरलाइजेशन के जो क्रिटिक्स हैं वो ये फील करते हैं कि जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं और ट्रेडर्स हैं वो जब हमारी कंट्री में आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारे खुद के कल्चर के लिए तो वो ख़तरा बन जाते हैं। एक तो वो उनसे हमें इकोनॉमिक स्लेवरी हो जाती है, मतलब कि फाइनेंशियल तौर पे तो हम उनके ग़ुलाम हैं ही हैं। दूसरा वो हमारे कल्चर को जो है वो ख़राब कर देते हैं, कल्चर के लिए डेंजर बन जाते हैं। तो बहुत सारी जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं तो वो अपना कल्चर जो है वो प्रिजर्व करने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारा अपना खुद का ओरिजिनल कल्चर है वो बना रहना चाहिए। तो हालांकि वो लोग इस बात को मानते हैं कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर या मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स अगर हमारे देश में नहीं आते तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी या फिर बहुत जो है वो धीमी हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं, क्योंकि वो कंजर्वेटिव सोच के हैं वो लोग, तो वो चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो प्रिजर्व बना रहे। तो यहाँ पे जो लिबरलाइजेशन है जो कंपैरेटिव लिटरेचर के लिहाजे से तो एक बैकवर्ड टर्न ले लेती है। तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव सोच जो है लोगों की वो बीच में आ जाती है, जिससे वो, क्योंकि वो जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं, अपने कल्चर की जो असली पहचान है तो उसको वो बनाए रखना चाहते हैं। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन से फिर जन्म हुआ, उसका एक परिणाम हुआ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि जबकि कोई चीज़ ग्लोबली एक्सेप्ट कर दी जाती है, कोई ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट कर ली जाती है तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो जो इसमें जो डोमिनेंट पावर आती है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के क्षेत्र में तो वो है यूनाइटेड स्टेट। तो इसके लिए दो हिस्टोरिकल जो है वो बर्ड्स या बज़ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, कोलोनाइजेशन एंड मैकडोनालाइजेशन। तो आप इनको देख लेना। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, फिर इधर से कर लेना आप लोग। तो ग्लोबलाइजेशन जो है ये क्या है, एक चैलेंज है लिटरेचर के लिए। तो नेक्स्ट है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।